हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोकोनट आईएएस एंड ये अपनी सीरीज है इकोनॉमी करंट अफेयर्स। इसमें हम जो द हिंदू में इकोनॉमी से रिलेटेड आर्टिकल्स आते हैं उनको डिस्कस करते हैं। आज हम 4 आर्टिकल को डिस्कस करेंगे। जो फर्स्ट है वो परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स से रिलेटेड है, पीएमआई। एंड जो सेकंड है वो जो फिनेंस मिनिस्टर है उन्होंने कल जो इनफॉर्मल सेक्टर है उसको फॉर्मलाइज करने की बात है, तो उससे रिलेटेड जो है वो देखेंगे हम। उसमें टैक्स इवेजन भी है और टैक्स अवॉइडेंस है, ये भी देखेंगे क्या है। एंड जो थर्ड है वो है ग्रोस एनपीए से रिलेटेड। एंड फोर्थ वन है वो है जो भारती मित्तल हैं एयरटेल के ओनर, उनसे रिलेटेड है और उन्होंने एक वन वेब में जो वन वेब कंपनी है उसमें इन्वेस्ट भी किया है, तो वो भी देखेंगे क्या है। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन जो है हमारा दैट इज जो IHS मार्केट। IHS मार्केट करके एक ऑर्गेनाइजेशन है जो मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई रिलीज करती है, इंडेक्स जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसका परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स रिलीज करती है। तो उसी से रिलेटेड है, उसने इंडिया का जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उससे रिलेटेड रिलीज किया है। तो उसमें बताया है कि जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो श्रिंक कर गया है अभी जून में। तो ये देखते हैं कि पीएमआई क्या होता है। जो परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स है वो करंट और फ्यूचर बिजनेस कंडीशंस को बताता है। जो भी कंपनी है उसको उसके अकॉर्डिंग फिर वो अपना डिसीजन लेती है कि जो प्रेजेंट सिचुएशन क्या है मार्केट की और फ्यूचर में कैसे क्या मार्केट मूव करने वाला है, तो उसके बेसिस पे कंपनीज अपना डिसीजन लेती है कि कहाँ इन्वेस्ट करना है, कहाँ क्या करना है। तो ये परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स ये सब बताता है कंपनीज के डिसीजन के लिए। एंड ये IHS मार्केट जो कंपनी है, ये जो भी ऑर्गेनाइजेशन है मार्केट, ये अराउंड 40 इकोनॉमीज का ऐसे बताती है। तो इंडिया का भी मैन्युफैक्चरिंग का जो है ये बताती है। और ये जो इंडेक्स है ये 0 से 100 पे ये बेसिस पॉइंट पे देखती है। अगर कोई कंपनी, अगर हमारा मैन्युफैक्चरिंग जैसे पीएमआई है अगर वो 50 से अबव है, दैट मीन्स हमारी इकोनॉमी एक्सपेंड कर रही है और मतलब उसमें इन्वेस्टमेंट हो रहा है, ग्रोथ हो रही है। अगर वो 50 से बिलो है दैट मीन्स कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है ना, जैसे इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है एंड ग्रोथ भी नहीं हो रही है। तो अभी इंडिया का क्या है, 50 से बिलो चला गया, 48 ऐसे कुछ चला गया है। तो इसलिए न्यूज़ में है कि हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो श्रिंक कर गया है इसी इंडिकेटर के अकॉर्डिंग पीएमआई, जो IHS मार्केट मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई है। एंड इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न यही है कि जो डिमांड है हमारी मार्केट में वो वीक डिमांड है। पता है सबको कि जो कोविड है उसकी वजह से जॉब लॉस हो गया है, सैलरी लॉस हो गया है लोगों का। और जो मार्केट में इसी वजह से डिमांड बहुत कम है, कंटिन्यू जो 1 डेढ़ साल की सिचुएशन है इसकी वजह से। दूसरा जो सेल्स प्राइस, जो सेल्स है वही फॉल हो गई। यहाँ पता है डिमांड नहीं है तो सेल्स भी नहीं होगी। और जो न्यू ऑर्डर्स हैं कंपनीज को, पहले ऑर्डर्स जो मिलते थे उसमें कॉन्ट्रैक्शन हो गया है, ऑर्डर्स नहीं मिलते अब नए ऑर्डर्स। तो इस वजह से वो प्रोडक्शन भी नहीं करते हैं, एक्सपोर्ट भी नहीं हो रहा, बाहर भी डिमांड नहीं है, बाहर मार्केट में भी, क्योंकि ग्लोबल लेवल पे ही मतलब सिचुएशन ऐसी है बहुत सारी कंट्रीज़ की। एंड दूसरा ये कि इस वजह से जो फर्म्स हैं उनको अपना जो इनपुट परचेज है उसको रेस्ट्रिक्ट करना पड़ रहा है। जो भी हम बाय करते हैं, जो भी फर्म्स थी, कंपनीज थी, बाय करती थी और फिर उसको इन्वेस्ट करती थी और फिर प्रोडक्शन होता था, फिर उसे मार्केट में सेल करती, सप्लाई होती थी। तो वो सारा सिस्टम रुका हुआ है अभी। तो कंपनीज है ना इनपुट को परचेज ही नहीं कर रही है। इस वजह से हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग है वो मैन्युफैक्चरिंग का श्रंक किया है, जो इंडिकेटर है। और जॉब शेड भी हो गया, मतलब जो लोगों का जॉब लॉस हुआ है, मतलब जॉब से हटा दिए बहुत सारे, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही है, इन्वेस्टमेंट हो ही नहीं रहा है। तो ये सब यही था कि हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है अभी श्रंक कर गया है जून में। फर्स्ट न्यूज़ अपनी यही थी। सेकंड न्यूज़ है अपनी कि जो फिनेंस मिनिस्टर है उन्होंने कल ही बोला है कि फॉर्मलाइजेशन ऑफ लार्ज अंडर बेली ऑफ इकोनॉमी। तो लार्ज अंडर बेली है वो इनफॉर्मल सेक्टर से रिलेटेड है। जो इनफॉर्मल सेक्टर या इनफॉर्मल बिजनेसेस हैं जो सिस्टम से अभी बाहर है उनको फॉर्मलाइज किया जाए, है ना। और सो दैट कि हमारा जो टैक्स बेस है वो वाइड होगा इससे और गवर्नमेंट को रेवेन्यू जनरेट होगा ज़्यादा से ज़्यादा, है ना। जो टैक्स बेस अगर वाइड होगा तो ज़्यादा से चीज़ें, ज़्यादा कंपनीज उस टैक्स बेस में आएंगी और वो ज़्यादा हमारा टैक्स पे करेंगी, रेवेन्यू बढ़ेगा गवर्नमेंट का। एंड उन्होंने ये भी बोला है कि जो टैक्स इवेजन है उसको कंटेन किया जाए एंड टैक्स अवॉइडेंस है उसका कोई स्टडी करके निकाला जाए कि कम से कम लोग टैक्स अवॉइड करें, ना कर टैक्स अवॉइड ना कर पाएँ। तो हम देख लेते हैं कि टैक्स इवेजन क्या है और अवॉइडेंस क्या है। टैक्स इवेजन होता है कि जानबूझकर आप अपने जो ट्रांजेक्शन उसको डिक्लेयर नहीं करते हैं, आप अपनी बुक्स में लिखते नहीं है कि हम आपने अपने ऐसा ट्रांजेक्शन किया है। और टैक्स इवेजन जो होता है ये इलीगल है, इसमें पनिशेबल ऑफेंस भी होता है, आपको पनिशमेंट मिलेगी अगर आपने टैक्स इवेड किया है, जानबूझ के आपने टैक्स पे नहीं किया है। ये तो है टैक्स इवेजन। टैक्स अवॉइडेंस क्या होता है, आप कोई भी आप टैक्स अवॉइड करते हो, है ना, जानबूझ के आप कुछ ऐसा लॉ में कोई प्रोविजन ऐसा है जिसमें कोई लूप होल है, कोई शॉर्ट कमिंग्स है, उसको आप टैप करते हो और उसकी वजह से आपको पे नहीं करना पड़ता टैक्स, है ना। स्ट्रक्चरिंग ए ट्रांजेक्शन दैट एज नॉट पेइंग टैक्स इज प्राइमरी मोटिव, मतलब इसमें हमारा होता है कि हम ट्रांजेक्शन को ऐसे स्ट्रक्चर करते हैं कि हमारा मोटिव ऐसा होता है कि हम टैक्स पे नहीं करना चाहते, तो हम कोई ऐसा ना कोई लूप होल ढूंढ लेते हैं लॉ में
और इस वजह से फिर हम इन्वेस्ट करते हैं उसी तरीके से और वही हमारा बेनिफिट होता है। जैसे जो मैट है, जो मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स है, वो आने से पहले कंपनीज जो प्रॉफिट होता था वो तो शो करती थी, बट टैक्स पे नहीं करती थी। तो जो मैट टैक्स आया, फिर गार आया, तो मतलब ऐसे मतलब गार हम लेकर आए, मतलब ऐसे तो ये टैक्स अवॉइड करती हैं कंपनीज। मतलब ये इलीगल नहीं होता है ना, इसमें कोई ऑफेंस नहीं होता, क्योंकि आप अवॉइड करते हो उसी में कुछ शॉर्टकट ढूंढ के। तो ये एक तरह से उसको साइड बाई कर दिया जाता है टैक्स को, ये टैक्स अवॉइडेंस होता है। और टैक्स प्लानिंग जो होती है, जो गवर्नमेंट का जो जैसे सुकन्या समृद्धि स्कीम है या पोस्ट ऑफिस है या कोई और दूसरा इंस्ट्रूमेंट है, जो गवर्नमेंट बोलती है कि अगर आप इस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट करोगे इस इंस्ट्रूमेंट में तो आपको टैक्स बेनिफिट मिलेगा, है ना, आपको 1% 2%, मतलब ऐसे आपको बेनिफिट जो मिलता है जिन स्कीम्स में, वो होती है टैक्स प्लानिंग। तो हमने देख लिया इवेजन टैक्स क्या होता है, टैक्स अवॉइडेंस एंड टैक्स प्लानिंग। ओके, जो सेकंड न्यूज़ अपनी इसी से थी कि ज़्यादा से ज़्यादा जो इन्फॉर्मल सेक्टर है उसको फॉर्मलाइज किया जाए, टैक्स हमारा वाइड बेस बड़ा होगा और फिर रेवेन्यू जनरेट होगा गवर्नमेंट को। एंड थर्ड न्यूज है अपनी, ग्रोस एनपीए रेशो जो है वो राइज हो गया है 2000, मतलब राइज ओके, राइज हो सकता है। जो फाइनेंशियल ईयर 22 जो है अभी चल रहा है फाइनेंशियल ईयर, उसमें जो ग्रोस एनपीए है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट है, वो 11.2% हो सकता है। ये किसने बताई? आरबीआई ने अभी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट रिलीज की है। जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट है आरबीआई रिलीज करता है और बाई एनुअली करता है, साल में 2 बार रिलीज करता है। तो उसी के अकॉर्डिंग यही कि जो बैंक्स हैं उनका ग्रोस नॉन परफॉर्मिंग एसेट रेशो है, जो शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स हैं उनका 11.2% हो सकता है अभी, है ना। अगर उनका सीवियर स्ट्रेस देखा जाए, मतलब स्ट्रेस की सिचुएशन में सीवियर देखा जाए कि एंड में मतलब कितना हो सकता है, तो 11.2% हो सकता है। तो हम देख लेते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट क्या होता है। तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो होते हैं ऐसे लोन्स और एडवांस होते हैं जिसमें 90 दिन तक, मोर देन 90 डेज, मतलब 90 दिन से ज़्यादा अगर आपने या तो प्रिंसिपल पे ना किया हो या इंटरेस्ट पे ना किया या दोनों ही अनपेड हो, है ना, तो वो होता है एनपीए। मोर देन 90 डेज आपने पे नहीं किए हो, दैट इज नॉन परफॉर्मिंग एसेट। और जो नॉन परफॉर्मिंग एनपीए जो है, वो दो टाइप का होता है, ग्रोस एनपीए एंड नेट एनपीए। तो जो ग्रोस होता है वो सबका ही, जो सारा ही टोटल है, सम ऑफ ऑल द लोन्स जो आपने पे नहीं किया है, वो होता है ग्रोस। और नेट एनपी क्या होता है? जो ग्रोस है, जो सारा है, उसमें से अगर प्रोविजनिंग के लिए जो अमाउंट हमने रखी हुई है उसको हटा दें तो होता है नेट एनपीए। तो हमने ये भी देख लिया है। तो इसमें यही है इस न्यूज़ में कि आरबीआई के जो गवर्नर हैं उन्होंने बोला है कि जो क्रेडिट की जो डिमांड है अभी इंक्रीज होगी, जैसे हमारी इकोनॉमी रिकवर करना शुरू करेगी, जैसे गवर्नमेंट ने अभी पैकेज दिया है और जैसे जैसे ओपन हुई है इकोनॉमी अभी फिर से कोविड के बाद, तो जैसे जैसे हमारी डिमांड जनरेट होना स्टार्ट होगी, अभी रिकवर करना स्टार्ट करेगी। एंड वर्ल्ड लेवल पे क्या है कि अभी अनइवन है रिकवरी, है ना। कई कंट्रीज में, यूएसए है, चाइना है, कई अच्छे से ग्रो कर रहे हैं और कई कंट्रीज नहीं कर रहे हैं, कोविड की वजह से ज़्यादा हिट हुए हैं। तो मतलब ग्लोबल लेवल पे तो अनइवन है रिकवरी। एंड गवर्नमेंट इंडिया में क्या है कि अभी मॉनेटरी हमने स्टेप्स लिए हैं, रेगुलेटरी फिजिकल पॉलिसी मेजर्स लिए हैं। तो जो सॉल्वेंसी रिस्क है फाइनेंशियल एंटिटीज़ का, बैंक्स वगैरह का, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का, वो तो हमने कम कर दिया है। दूसरा, हम मार्केट जो है उसको स्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं और जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है उसको भी मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। जो भी इन्फ्लेशन बढ़ रहा है उसको हम मेंटेन कर रहे हैं, मार्केट में इतने ज़्यादा फ्लक्चुएशंस ना उनको स्टेबलाइज करें, मतलब ये सारे स्टेप्स लिए हैं, मॉनेटरी हो चाहे, मतलब मॉनेटरी मतलब जो आरबीआई लेता है, फिजिकल गवर्नमेंट लेती है, ये सारे स्टेप्स लिए गए हैं। दूसरा, उन्होंने ये भी बोला है कि जो कैपिटल और लिक्विडिटी बफर है जो बैंक्स के पास अभी, वो तो रेजिलियंट है, मतलब हम उसको टैकल कर लेंगे, मतलब इतना थोड़ा टफ सिचुएशन है, मतलब फाइट कर लेंगे वो, इतना सिचुएशन बुरी नहीं है जो बैंक्स में सिचुएशन लिक्विडिटी की, ये सब। बट नए रिस्क आ रहे हैं अभी, है ना। जो नए रिस्क हैं, लाइक जो कोविड की जो फ्यूचर वेव्स आने वाली हैं, मतलब आ सकती हैं, जो प्रोबेबिलिटी है, तो उससे हम कैसे फाइट करेंगे। दूसरा, इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइसेस हैं, जो इंटरनेशनल लेवल पे जो फ्यूल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं। दूसरा, जो आयरन, स्टील, जो और अदर कमोडिटीज़ थी उनके प्राइसेस भी बढ़ रहे हैं, तो वो सब। दूसरा, इन्फ्लेशनरी प्रेशर तो है ही, इन्फ्लेशन जो अभी भी 6.3 था अभी, है ना, बढ़ के 6.3 था, जो कि हमें 2 से 6 के रेंज में रखना होता है आरबीआई को, तो वो हमें उसको देखना है। दूसरा, जो अनसर्टेनिटी तो है ही, हाई अनसर्टेनिटी है, हर चीज़ में अनसर्टेनिटी है, चाहे कोविड हो चाहे वैसे मार्केट हो, है ना। और जो हमारी जो इकोनॉमी है वो काइंड ऑफ रिसेशन की है, तो अनसर्टेनिटी तो है इंडिया में भी और ग्लोबल लेवल पे भी। दूसरा, राइजिंग इंसिडेंट ऑफ डेटा ब्रेचेज एंड साइबर अटैक्स, जो साइबर अटैक हो रहे हैं और जो डेटा ब्रीच हो रहा है, वो सबसे बड़ा थ्रेट है अभी प्रेजेंटली। तो ये सब इश्यूज हैं, मतलब जो नए रिस्क आने वाले हैं, इन सबसे भी हमें टैकल करना है। तो पहले वाली न्यूज़, इस न्यूज़ में यही था कि एनपीए देख लिया क्या होता है, जो 90 डेज से ज़्यादा, मोर देन, अगर आपने इंटरेस्ट और प्रिंसिपल पे ना किया हो, और ग्रोस एनपीए एंड नेट एनपीए देख लिया हमने। और आरबीआई फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट भी रिलीज करता है। फोर्थ न्यूज़ देखते हैं, वो ये है कि जो भारती मित्तल है, जो एयरटेल के ओनर है,
उन्होंने बोला है कि गवर्नमेंट मस्ट एक्ट फॉर स्ट्रेस टेलीकॉम सेक्टर। जो टेलीकॉम सेक्टर है वो अभी प्रेजेंटली स्ट्रेस सिचुएशन में है, तो गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए उसके सर्वाइवल के लिए। एंड एटलीस्ट 3 ऑपरेटर्स होने चाहिए इंडिया में। इंडिया का जो डिजिटल ड्रीम है उसके लिए एटलीस्ट 3 ऑपरेटर्स होने चाहिए। और उन्होंने पिच भी किया हायर टैरिफ के लिए कि उनका जो मार्जिन है, प्रॉफिट मार्जिन है, वो सिंगल डिजिट में है, तो ज़्यादा टैरिफ लगाएं सो दैट कि उनका कुछ प्रॉफिट हो। दूसरा उन्होंने इन्वेस्ट किया है वन वेब में। तो ये वन वेब देख लेते हैं ये क्या है। ये यूके बेस्ड स्पेस स्टार्टअप है ना, मतलब स्टार्टअप है। एंड ये इनका है कि ये इंटरनेट प्रोवाइड कर रहे हैं, इंटरनेट सर्विस ग्लोबल लेवल पे, ग्लोबल इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं कि एवरीबडी नीड टू बी कनेक्टेड एवरीवन एंड एवरीवेयर। तो इसके लिए ये एक सैटेलाइट कॉन्स्टेलेशन लॉन्च किया है। 648 सैटेलाइट्स का लॉन्च करेंगे, मतलब अभी अभी कुछ तो लॉन्च किए इन्होंने। तो इनके अकॉर्डिंग है कि ये जो सैटेलाइट कॉन्स्टेलेशन होगा एक वेब सा होगा जिसमें 648 सैटेलाइट लॉन्च करेंगे और ये पूरी अर्थ को कवर कर लेंगे। और इस वजह से पूरा ग्लोबल इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करेंगे हर किसी को हर जगह। ये वन वेब है और इसमें ये जो कंपनी है मतलब मित्तल, भारती मित्तल, इन्होंने इन्वेस्ट किया है। ये न्यूज़ थी। ओके, एंड अपना क्वेश्चन देख लेते हैं। यूनिसेफ से रिलेटेड हम 2 रिपोर्ट्स देखेंगे यूनिसेफ की। जो एक रिपोर्ट है वो है रिपोर्ट ऑन रेगुलर रिसोर्सेज यूनिसेफ। सेकंड है द स्टेट ऑफ वर्ल्ड चिल्ड्रन रिपोर्ट, दैट इज यूनिसेफ। तो दोनों को याद रखना है कि रिपोर्ट ऑन रेगुलर रिसोर्सेज ये थोड़ा सा डिफरेंट सा नाम है रेगुलर रिसोर्सेज, बट ये यूनिसेफ की है। और जो स्टेट ऑफ वर्ल्ड चिल्ड्रंस रिपोर्ट है वो भी यूनिसेफ की है। ओके, तो इसमें इतना ही था एंड थैंक यू सो मच।